बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हैलोजेंस और उसके अलावा हम दूसरी भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, जिसमें हमने 3 क्लास डिस्कस की थी या 3 एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस की थी। सबसे पहले सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की बात की थी। एसिड एंड अल्कलीज के हवाले से हमने देखा था, डिस्कस किया था। और हैवी मेटल्स, हमने इनका एक्शन देखा था कि इनका एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो है वो किस तरह ऑब्जर्व किया जाता है और उनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह आज जो है वो कुछ और क्लासेस हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हैलोजेंस। हैलोजेंस में एग्जाम्पल जो है इस क्लास में वो है हाइपोक्लोरस एसिड, क्योंकि ये क्लोरीन प्रेजेंट है। हाइपोक्लोरस एसिड formed by the addition of chlorine to water effectively controls microorganisms in drinking water and swimming pools. हाइपोक्लोरस एसिड है जो प्रोड्यूस होता है बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर, और इसका भी जो है एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो है वो देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इवन कि यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में और स्विमिंग पूल्स में। It is the active ingredient in household bleach and is used to disinfect food utensils and dairy equipment. कॉमनली जो है जो घरों में हाउस होल्ड ब्लीच यूज होता है वहाँ उसमें भी हैलोजन प्रेजेंट होता है या हाइपोक्लोरस एसिड है या हैलोजेंस की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें हाउस होल्ड ब्लीच में भी जो है वो ये इसकी एग्जांपल आती है। और इसका यूज क्या है कि ये डिसइंफेक्ट करता है फूड यूटेंसिल्स को और डेयरी इक्विपमेंट, जो जैसे बटर है, चीज है, मिल्क है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, तो उसमें भी जो ये हैलोजेंस हैं वो यूज किए जाते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्शन के लिए। It is effective in killing bacteria and inactivating many viruses. यहाँ बैक्टीरिया और वायरस दोनों के हवाले से बात हो रही है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी यूज होते हैं और वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए भी ये एग्जांपल यूज की जाती है। लेकिन कॉमनली जो स्विमिंग पूल्स हैं और ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी ये यूज किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जा सके। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है अल्कोहल्स। When mixed with water, alcohols denature protein. जैसे ही अल्कोहल को अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो अल्कोहल जो है प्रोटीन जो होता है वो उसको डीनेचर करता है। मींस कि इसका जो एक्शन जो होगा एंटी माइक्रोबियल वो किसी के थ्रू आएगा कि वो प्रोटीन को डीनेचर करेगा। They are lipid solvents and dissolve membranes. अल्कोहल जो है वो लिपिड सॉल्वेंट्स होते हैं, इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन्स को इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो एग्जाम्पल जो हमारे पास आती हैं वो है इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स। इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड एज स्किन एंटीसेप्टिक्स। जब हमने डिसइंफेक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे आपको एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स का डिफरेंस बताया था कि एंटीसेप्टिक
कि अगर बात की जाती है तो उसका फंक्शन क्या होगा, और अगर डिसइंफेक्टेंट की बात की जाए तो उसका फंक्शन क्या होगा। उनमें जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हमने डिसइंफेक्टेंट स्टार्ट किया था। तो खैर यहाँ पे एग्जांपल आ रही है इसकी इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की। तो जो स्किन एंटीसेप्टिक्स होते हैं उसमें ये अल्कोहल है जो इथाइल और आइसोप्रोपाइल है वो यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक्स है, इसका मतलब था कि जो लिविंग टिश्यू में जो है वो यूज किया जाए, वो एजेंट जो लिविंग टिश्यू में यूज किए जाए। तो इसकी एग्जाम्पल में यही आता है, इथाइल है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो स्किन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है वो आती है इथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के थ्रू। Isopropyl alcohol disinfects skin where injections will be made or blood drawn. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपने देखा है आपकी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, या हॉस्पिटल विजिट जब होता है तो उसमें अगर कोई टेस्ट करवाना है तो ब्लड ड्रॉ किया जाता है, या कोई इंजेक्टेबल्स यूज हो रहे हैं तो पहले जो है एक डिसइंफेक्ट किया जाता है आपकी स्किन को। तो उसके लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया जाता है कि अगर कोई इंजेक्शन यूज करना है या ब्लड ड्रॉ करना है तो पहले से ही जो है उस साइड को, स्किन की जो पार्ट है उसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो आपकी स्किन पे पेनिट्रेट कर जाए, डीप स्किन। तो इसीलिए इस प्रोसेस के लिए अगर हमें ब्लड ड्रॉ करना है या कोई इंजेक्शन यूज करना है तो पहले स्किन जो है वो डिसइंफेक्ट की जाती है और उसके लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। और डिसइंफेक्ट है या डिसइंफेक्शन है तो उसमें उसका पर्पस ये होता है कि जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको पहले से ही रिमूव कर दिया जाए। Alcohol disinfects but doesn't sterilize skin. यही पॉइंट मैंने आपको बताया कि डिसइंफेक्ट तो करता है, मींस के जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिमूव होंगे, लेकिन कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि स्टेरिलाइज हो जाए। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट एवेपोरेट्स क्विकली। अल्कोहल है तो वो इजिली जो है वो और क्विकली जो है वो एवेपोरेट हो जाता है एंड stays in contact with microbes for only a few seconds. जाहिर है अगर वो क्विकली एवेपोरेट हो रहा है तो उसका जो कांटेक्ट होगा माइक्रोब से वो बहुत ही कम टाइम के लिए हो। जाहिर है जब कांटेक्ट ही कम टाइम के लिए होगा तो इट मीन्स कि वो स्टेरिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये वही पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि अल्कोहल disinfects but doesn't sterilize skin because it evaporates quickly and stays in contact with microbe for only a few seconds. It also doesn't penetrate deeply enough into pores in the skin. मतलब अगर डीपली जो है, अगर डीप में अगर जाए स्किन के, या जो पोर्स हैं स्किन में उसके डीप में अगर हम डीपली या डीप के हवाले से हम बात करें तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है अल्कोहल। सो इट आल्सो doesn't penetrate deeply enough into pores in the skin. It kills vegetative microorganisms on the skin surface but doesn't kill endospores. Endospores, resistant cells, or cells deep in the skin pores. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो वेजिटेटिव फॉर्म है तो वो तो किल हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें रेजिस्टेंट सेल्स की या एंडोस्पोर्स की या जो और सेल डीप इन द स्किन पोर्स,
या कोई सेल प्रेजेंट है डीपली स्किन पोर्स में, तो वहां पे जो है ये किल नहीं होते। लेकिन वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो किल हो जाता है इजीली अगर स्किन सरफेस में प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई एंडोस्पोर है या रेजिस्टेंट सेल है या सेल प्रेजेंट है डीपली स्किन पोर्स में, तो वो किल नहीं होते। एग्जाम्पल दी गई है थर्मामीटर की। 10 to 15 minutes immersion in 70% ethyl alcohol is usually sufficient to disinfect a thermometer. जैसे ही आपने देखा भी होगा कि थर्मोमीटर जब यूज किया जाता है किसी पेशेंट को, तो उसके बाद जो है थर्मोमीटर को दोबारा से इमर्स किया जाता है इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो 70% इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है, और अगर यूज करने के बाद उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए भी अगर दोबारा रखा जाए तो इट मीन्स कि वो डिसइंफेक्ट हो सकता है थर्मामीटर। क्योंकि ये अल्कोहल की बात हो रही है, जिस जो हमने रीजंस पढ़े कि जल्दी से ये क्विकली एवापोरेट भी हो सकता है, तो इसके लिए उसको बार बार डिसइंफेक्ट करना जरूरी होता है। तो थर्मामीटर की एग्जांपल वो आपके सामने है, आपने देखा भी है कि थर्मामीटर यूज करने के बाद दोबारा से जो हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस रहती है वो यही रहती है कि उसको जो है दोबारा से इमर्स किया जाता है 70% इथाइल अल्कोहल में, और अगर उसको हम 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दें तो वो इजिली जो है वो डिसइंफेक्ट कर देगा थर्मामीटर। So 10 to 15 minutes immersion in 70% ethyl alcohol is usually sufficient to disinfect a thermometer. Next है phenols. Phenol and phenol derivatives called phenolics disrupt cell membranes, denature proteins, and inactivate enzymes. अब ये फिनॉल का फंक्शन जो है डिस्कस हो रहा है कि किस तरह उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आती है, किस तरह इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जितने भी फिनॉल्स हैं या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर फिनॉल डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो उसको हम कहते हैं फिनोलिक्स या फिनॉल। तो वो जो उसका एक्शन है तो वो डिस्टर्ब करता है सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को डिनेचर करता है और एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करता है। अगर ये प्रोसेस हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो किल भी हो सकता है या उसकी ग्रोथ भी जो है वो कम हो सकती है, इनहिबिट हो सकती है। तो इस वजह से उसकी जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आती है। तो फिनॉल या उसके डेरिवेटिव्स भी यूज किए जाते हैं एज अ केमिकल एजेंट फॉर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। अब इस एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि फिनॉल्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। जैसे फाइल है विच कंटेन्स अमालफिनॉल डिस्ट्रॉयज vegetative form of bacteria and fungi and inactivate viruses. अमालफिनॉल है जो फिनॉल की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे भी वो वेजिटेटिव फॉर्म जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, चाहे वेजिटेटिव फॉर्म बैक्टीरिया की हो या फंगाई की हो। मींस कि स्पोर्स जो है उसको ये इनहिबिट नहीं करेगा, लेकिन वेजिटेटिव फॉर्म्स होंगी बैक्टीरिया की, और अगर फंगाई है तो उसको जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वायरस को भी ये इनएक्टिवेट करते हैं फिनॉल्स। It can be used on skin, medical instruments, dishes and furniture. ये फिनॉल भी बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं फर्नीचर में, या डिशेस हैं या कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इवन के स्किन में भी ये यूज किया जाता है, ताकि जो वेजिटेटिव फॉर्म है बैक्टीरिया की या फंगाई प्रेजेंट हैं या वायरसेस हैं तो उनको इनएक्टिवेट किया जा सके।
When used on surfaces, it retains its antimicrobial action for several days. अगर सरफेसेस पे यूज हो रहा है ये फिनॉल, तो उसकी जो है एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, मीन्स के उसका इफेक्ट जो है वो बहुत दिनों तक रह भी सकता है। मीन्स के इसकी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी होती है कि अगर उसको सरफेस पे यूज किया जाए तो उसका जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन होगा वो बहुत दिनों तक रिटेन रहेगा। फिर दूसरे एग्जांपल्स हैं फिनोल्स में ही, हेक्साक्लोरोफेन एंड डाइक्लोरोफेन, which are halogenated phenols. अब ये जो एग्जांपल हैं हेक्साक्लोरोफेन और डाइक्लोरोफेन, ये हेलोजेनेटेड फिनॉल्स होते हैं और they inhibit staphylococci and fungi respectively on the skin and elsewhere. अब हेलोजेनेटेड फिनॉल्स की बात हो रही है जिसमें एग्जांपल्स जो हैं हेक्साक्लोरोफेन है और डाइक्लोरोफेन है, वो इनहिबिट करते हैं स्टैफिलोकोकाई को और फंगाई को, या स्किन में भी या स्किन के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट हैं तो वहां पे भी ये एजेंट्स यूज होंगे जो इनहिबिट करेंगे स्टैफिलोकोकाई को और फंगाई को। भी बहुत कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, तो इनको भी इनहिबिट करने के लिए हेलोजेनेटेड फिनॉल जो है वो यूज किए जाते हैं on the skin and elsewhere. दूसरी एग्जांपल है chlorhexidine gluconate, which is chlorinated and similar in structure to hexachlorophene. ये एग्जांपल जो है chlorhexidine gluconate, ये क्लोरिनेटेड है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है हेक्साक्लोरोफेन के, is effective against a wide variety of microbes. ये एग्जांपल जो क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट है, ये भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें बहुत से ग्रुप्स भी आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको भी इनहिबिट करने के लिए क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट यूज किया जाता है। इट इज अ गुड एजेंट फॉर सर्जिकल स्क्रब्स। जितने भी सर्जिकल स्क्रब्स हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स के गाउन हो गए या नर्सेज हैं या जो स्टाफ है जो सर्जिकल स्क्रब्स यूज करते हैं, तो उसके लिए भी एंटी माइक्रो प्रॉपर्टी के लिए ये एजेंट जो है वो सुटेबल होता है। इट इज अ गुड एजेंट फॉर सर्जिकल स्क्रब्स। फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल आती है, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देख लेते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, डिसरप्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में, उनको डिस्टर्ब करता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and thus disturb the structure of membranes and proteins. अगर प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ही डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसकी वजह से जाहिर है कि जो स्ट्रक्चर होगा मेम्ब्रेन्स का और प्रोटीन का वो डिस्टर्ब होगा। इस तरह इसका एक्शन जो है ऑब्जर्व किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में उनको डिस्टर्ब करता है। So hydrogen peroxide, which forms highly reactive superoxide, is used to clean puncture wounds. हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो हाईली रिएक्टिव सुपरऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है और ये यूज किया जाता है क्लीन, ताकि पंचर वुंड्स जो है वो क्लीन किए जा सके।
Hydrogen peroxide is used to clean puncture wounds. A recently developed method of sterilization that uses vaporized hydrogen peroxide can now be used for small rooms or areas such as glove boxes and transfer hoods. एक तो फंक्शन जो है मैंने आपको बताया कि वो पंक्चर वुंड्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके अलावा उसकी जो वेपराइज्ड फॉर्म है, वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी यूज किया जाता है स्मॉल रूम्स में या स्मॉल एरियाज हैं जैसे कि ग्लव बॉक्सेस हैं या ट्रांसफर हुड्स हैं। आपने लैब में भी देखे हैं जो आपके मीडिया है या कल्चर है ट्रांसफर करने के लिए जो यूज किया जाता है, लैमिनार फ्लो हुड है या ट्रांसफर हुड्स हैं, तो उसमें भी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी वेपराइज्ड फॉर्म जो है वो यूज की जाती है ताकि पहले से ही जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उसको वो रिमूव हो सके और स्टेरिलाइजेशन हो सके। A recently developed method of sterilization that uses vaporized hydrogen peroxide can now be used for small rooms or areas such as glove boxes and transfer hoods. Another oxidizing agent, that is potassium permanganate, is used to disinfect instruments and in low concentration to clean skin. अब यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्कस की, दूसरी है पोटेशियम परमेंगनेट। ये भी यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और अगर स्किन को क्लीन करना है तो वहां पे फिर इसकी लो कंसंट्रेशन यूज की जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि चाहे स्किन की बात हो या किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो एक ही कंसंट्रेशन यूज हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन के हवाले से मैंने आपको बताया भी था पहले, और जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में एक ही कंसंट्रेशन सुटेबल हो। तो अगर इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करना है तो उसके लिए जो है पोटेशियम परमेंगनेट जो है वो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और स्किन में भी यूज किया जाता है, स्किन को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन तब इस एग्जाम्पल या पोटेशियम परमेंगनेट है इसकी लो कंसंट्रेशन यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्लास है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। Alkylating agents disrupt the structure of both proteins and nucleic acid. अब यहाँ पे जो इसके एक्शन की बात हो रही है तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स, क्योंकि उससे पहले जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी तो उसमें प्रोटीन की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करें अल्काइलेटिंग एजेंट्स की तो यहाँ पे प्रोटीन की भी बात हो रही है और न्यूक्लिक एसिड की भी बात हो रही है। तो जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। Because they can disturb nucleic acid, these agents may cause cancer and should not be used in situations where they might affect human cells. क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये एजेंट्स जो है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, इसके लिए इनको हमें ह्यूमन सेल्स में जो है वो ये एजेंट यूज नहीं करते, क्योंकि इनका ये भी फैक्ट होता है कि ये कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को ही जब डिस्टर्ब कर रहा है तो चांसेस होते हैं कि कैंसर प्रोड्यूस हो। तो इसीलिए ये उन सिचुएशन में यूज नहीं किया जाएगा जहां पे ह्यूमन के सेल्स जो हैं वो अफेक्टेड, बिकॉज दे कैन डिस्टर्ब न्यूक्लिक एसिड्स। दीज एजेंट्स may cause cancer and should not be used in situations where
they might affect human cells. अब इस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं। एग्जाम्पल्स जो है उसकी फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन है, इथाइलिन ऑक्साइड है, ये सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, glutaraldehyde and beta propiolactone are used in aqueous solution, whereas ethylene oxide is used in gaseous form. फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया जब हमने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की बात की। अब ये इनकी एग्जांपल्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड एंड बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ये एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, एक्वस फॉर्म होगी इनकी। लेकिन अगर इथाइलिन ऑक्साइड यूज किया जा रहा है तो उसकी गैसियस फॉर्म यूज की जाती है। Formaldehyde inactivate viruses and toxins. जो फॉर्मल्डिहाइड है वो इनएक्टिवेट करता है वायरसेस को और टॉक्सिन्स को, while glutaraldehyde kills all kind of microorganisms. जैसे ग्लूटाल्डिहाइड है वो जो भी काइंड है माइक्रोऑर्गेनिज्म की उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें स्पोर्स भी आते हैं। फॉर्मल्डिहाइड तो इनएक्टिवेट करता है वायरसेस को और टॉक्सिन्स को, लेकिन अगर ग्लूटाल्डिहाइड की हम बात करें तो जितने भी काइंड्स है माइक्रोऑर्गेनिज्म की उनको किल करने के लिए यूज होता है ये, जिसमें स्पोर्स भी आते हैं। एंड स्टेरिलाइजेस इक्विपमेंट एक्सपोज टू इट फॉर 10 आवर्स। अगर इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करना है तो तब भी ग्लूटाल्डिहाइड यूज किया जाता है, और उसका टाइम पीरियड जो है अगर उसको 10 आवर्स के लिए जो है वो एक्सपोज किया जाए हमारे जो भी इक्विपमेंट है, और अगर हम ग्लूटाल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 10 आवर्स है। So glutaraldehyde kills all kind of microorganism including spores and sterilizes equipment exposed to it for 10 hours. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।